मैं दौड़ते हुए गीले फुटपाथ पर जूते पटक रहा था। सांसें सीने से टकरा रही थीं। बारिश से नजर धुंधली हो गई थी। मैं उनके नाम नहीं जानता था। मैं उनके चेहरे नहीं जानता था। मैं बस ये जानता था कि वे कैसे मेरा पीछा कर रहे थे, मानो शिकारियों ने मुझे दफनाने की जगह पहले ही चुन ली हो। मैं बहुत तेजी से एक मोड़ पर मुड़ा, फिसला और जमीन पर जोर से गिरा। मेरी हथेलियां डामर पर फिसल गईं। दर्द भड़क उठा। कदमों की आहट नजदीक आती गई। अब पकड़ लूंगा, उनमें से एक ने फुसफुसाया। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल मेरी पसलियों में चुभ रहा था। तभी स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा उठी। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। बारिश में एक आवाज धीमी सी आई, जो किसी वादे या धमकी जैसी लग रही थी। चले जाओ। मैंने ऊपर देखा। वह वहां लंबा भीगा हुआ, खून से सनी उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट लिए खड़ा था। धूसर आंखें जो तूफानों से बनी हुई लग रही थीं। एक सूट की सिलाई फट गई, मानो उसने मुंह तक पहुंचने के लिए किसी को चीर डाला हो। वे लोग हिचकिचाए। बड़ी गलती। वह ऐसे हिल रहा था जैसे हिंसा को आकार दे दिया गया हो। एक गीली आह, जमीन पर गिरता हुआ एक शरीर। मैं चीखा नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बहादुर था, बल्कि इसलिए कि मेरे फेफड़ों से हवा निकलने ही नहीं दे रही थी। उसने दूसरे आदमी को इतनी बेरहमी से मारा कि लगा जैसे उसने ऐसा कई बार किया हो। जब सन्नाटा छा गया तो वह जोर से गिरा। वह मेरी तरफ मुड़ा। उसके जबड़े से बारिश की बूंदें टपक रही थीं, किसी और के खून में मिल रही थीं। तुम्हें चोट लगी है, उसने धीरे से कहा। मैं दीवार से सट गई। मेरे पास मत आओ। वह रुका। बुरा नहीं माना, हैरान नहीं हुआ, बस चोट लगी, मानो उसने इससे कम की उम्मीद ही नहीं की थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। उसकी आवाज धीमी थी, एक ऐसे आदमी के लिए बहुत धीमी जिसके पीछे लाशें ठंडी हो रही थीं। लेकिन उन्होंने तो ऐसा ही किया होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गया, बारिश को नजरअंदाज करते हुए, अपने हाथों पर लगे खून को नजरअंदाज करते हुए। उसकी उंगलियां मेरे गाल के पास मंडरा रही थीं, लेकिन छू नहीं रही थीं। इन्हें किसने भेजा? उसने धीरे से पूछा। बताओ। और मैं, पता नहीं। मेरी आवाज फट गई। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमक उठा। फिर अप्रत्याशित रूप से कुछ घायल। तो वे तुम्हारे पीछे थे? वह बुदबुदाया। संयोग नहीं। वह खड़ा हुआ और मुझे अपना हाथ दिया। मैंने उसे ऐसे घूरा जैसे वह कोई हथियार हो। मेरे साथ आओ। नहीं। उसने धीरे से आह भरी, थका हुआ, टूटा हुआ, लगभग विनती करते हुए। इस समय किसी को भी अकेला नहीं रहना चाहिए, खासकर तुम्हें तो नहीं। आसमान में बिजली चमकी। मैं सिहर उठी। मेरे विरोध करने से पहले ही उसने अपना कोट बढ़ाया और मेरे कंधों पर लपेट दिया। गर्म, भारी, धुएं और कुछ गहरे रंग की गंध। तुम तो ठंड से कांप रही हो, उसने कहा, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वह भी कांप रहा था। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझे तुम्हारा नाम जानने की जरूरत नहीं है। और फिर मानो बहुत देर से याद आया हो, उसने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें मेरा नाम बता दिया होगा। मैंने गटक लिया। हर कोई उसका नाम जानता था। इल मोस्ट्रो, राक्षस, मारेनो सिंडिकेट का सबसे खूंखार प्रवर्तक। और फिर भी जिस तरह से उसने मुझे देखा, वह राक्षसी नहीं था। वह डरा हुआ था, मानो मैं दुनिया का एकमात्र हथियार हूं जो उसे तोड़ सकता है। उसने मुझे अंदर ऐसे लाया जैसे मैं उसकी अपनी हूं। कोई सवाल नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक ऐसे व्यक्ति की स्पष्ट निश्चितता जो कभी इनकार नहीं करता। लिफ्ट में पुराने चमड़े और कोलोन की गंध आ रही थी, जिसने बहुत देर रात तक काम किया था। शहर प्लेट के शीशे के बीच से सरकता हुआ गुजर रहा था। रोशनियों का एक धब्बा, बेपरवाह कारों की एक नदी, एक ऐसी जगह जो ये देखने से इनकार करती थी कि कोई इंसान जिंदा है या मर गया। उसका पेंट हाउस उस अफरा तफरी के ऊपर एक असंभव सी शांत दुनिया थी। फर्श से छत तक की खिड़कियां शहर को किसी पेंटिंग की तरह ढांप रही थीं। फर्नीचर तीखी रेखाओं और गहरे रंगों से सजा था। ऐसी जगह जो किसी इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से छोटा और ज्यादा सटीक दिखाने के लिए बनाई गई हो। उसने हमारे पीछे एक हल्की क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर दिया, जो किसी फैसले की तरह लग रहा था। बैठो, उसने खिड़की के पास एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में पहले जैसा ही धीमा खतरा था, लेकिन अब ज्यादा नरम, एक ऐसे आदमी की थकान में लिपटा हुआ जिसे कोमलता में मजबूर किया गया था और जो उसे अपरिचित पा रहा था। मैं बैठा रहा। घुटने अभी भी कांप रहे थे।
मेरी हथेलियां नम थीं। मेरे बाजू में वह घाव धड़क रहा था जहां बारिश में उसका कोट उससे दब गया था। वह रसोई में गया, एक गिलास में पानी डाला और उसे हमारे बीच वाली नीची मेज पर रख दिया। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई आदमी किसी नाजुक चीज को देख रहा हो जिसे टूटने का डर हो, और जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो जिसे वह खा ना सके। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? मैंने खुद को रोकने से पहले ही पूछ लिया। उसने पलकें झपकाई। पास से मैं छोटी छोटी चीजें देख सकती थी। एक निशान जो उसकी भौहों को सूखी नदी की तरह चीर रहा था, और जिस तरह से उसका जबड़ा निगलते समय कस जाता था। उसकी आंखों में मुस्कान थी, कभी कभी एक क्षणिक विराम, फिर नजरें बंद हो जाती और वह आदमी वापस आ जाता। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने फिर पूछा। मेरी आवाज मेरे एहसास से ज्यादा स्थिर थी। उसने नाम नहीं बताया, उसने कभी नहीं बताया। लेकिन नाम एक अफवाह थी जो दरवाजे खोल देती और जिंदगी बंद कर देती। मेरे होंठ पूछने पर बेवकूफ लग रहे थे। इसके बजाय उसने कुछ और पेश किया, एक त्यागा हुआ अभयारण्य का बिल्ला। तुम रुक सकती हो, उसने सादगी से कहा, आज रात के लिए, जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाती। क्यों? मेरा सवाल हमारे बीच लटका रहा। यह नामुमकिन था। उसके जैसे आदमी के पास दान के लिए कोई मुद्रा नहीं थी। उसने एक सांस छोड़ी जो दर्द भरी लग रही थी। क्योंकि जो कुछ भी उन्हें तुम्हारे पास लाया, वह उन्हें गलत व्यक्ति के पास ले आया। मैं पूछना चाहती थी कि इसका क्या मतलब है? सच की मांग करना, लेकिन एड्रेनालाइन और ढेर सारे झटकों के बोझ से कांपते मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने बस सिर हिलाया। वह एक अलमारी के पास गया और लगभग रस्मी स्थिरता के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली। वह मेरे पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया और मेरे जूते के फीते खोलने लगा। यह हरकत अभ्यासी और बेहद अंतरंग थी। जब उसने मेरा मोजा उतारा तो एड़ी पर सूखा खून जमा हुआ था। उसने घाव को ऐसे साफ किया जैसे उसने 1000 बार साफ किया हो। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने हाथों को व्यस्त रखने की आदत के लिए। तुम कांप रही हो, उसने कहा। बस सदमा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। वह टूटे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाया। इसके लिए शुक्रिया। मैं रुक गया। वाक्य नाकाफी लगा। मैंने उसके हाथों की ओर देखा। मुझे बचाने के लिए? उसने एक सर्जन की सटीकता से पट्टी बांधी। तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, उसने कहा। तो फिर मुझे क्यों रखा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह खिड़की के पास गया और शहर की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर मेरी तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, क्योंकि जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वे वो नहीं देखते जो तुम सोचती हो कि वे देख रहे हैं। वे कुछ ऐसा देख रहे होते हैं जिसके बारे में मुझे जानना जरूरी है। जानना जरूरी है? घबराहट हुई। तो तुम मेरी जिंदगी में ताक झांक कर सकते हो, जानकारी के लिए मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम किसी चीज का हिस्सा हो, एक सिंडिकेट। उसने मेरी बात पूरी की। हाँ, शब्द पत्थर की तरह जमीन पर उतरा। तुम उनके लिए काम करते हो, मैंने फुसफुसाया। तुम उनके लिए जान से मारते हो। मैं उनके लिए काम करता हूं, उसने सुधारा। हर शब्द एक छोटी जानबूझकर की गई काट। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि जो लोग उनकी परवाह करते हैं वे बेहतर शिष्टाचार सीखें। मैं वो चीजें लेकर चलता हूं जो वे नहीं चाहते कि उन्हें करते हुए देखा जाए। तुम एक अपराधी हो, वह मुस्कुराया, फिर पहले जैसा ही कड़वा मोड़। और तुम एक ऐसी औरत हो जो खतरे में चली गई। ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें दिलचस्प बनाता है। मैं गुस्सा होना चाहता था। मैंने गुस्सा होने की कोशिश की। मेरे पैरों तले दुनिया हिल गई थी और एक आदमी जो मेरा जल्लाद हो सकता था, एक ही सांस में मेरा जेलर और मेरा रक्षक बन गया था। इसके लिए कोई नियम पुस्तिका नहीं थी, बस एक कमरे में 2 शरीरों का पाशविक गणित, एक खतरनाक, एक डरा हुआ। दोनों में से कोई भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं। दोनों एक ऐसी भूख के लिए जिम्मेदार थे जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। तुम मुझे सौंप सकते थे, मैंने आखिरकार कहा, या मुझे दूर भेज सकते थे। वह लगभग नाराज सा लग रहा था। किसको? उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे?
वह अविश्वासी और अप्रत्याशित रूप से सुरक्षात्मक लग रहा था। तो फिर तुम मुझे किससे बचा रहे हो? मैंने पूछा। अभी के लिए तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम इस दरवाजे के बाहर सुरक्षित नहीं हो। उसने भारी ओक के पेड़ पर थपथपाया, आवाज आखिरी। मैं गलत लोगों को अंदर रखकर शहर से कुछ चीजें छुपाता हूं। आज रात के लिए इसमें तुम भी शामिल हो। ये शब्द एक पिंजरे की तरह थे, जो निमंत्रण की तरह था। मुझे इस बात से नफरत थी कि सच्चाई मेरे चारों ओर इतनी अच्छी तरह से समा गई थी। मुझे इस बात से नफरत थी कि अपने सिर पर, छत और कमरे में किसी अनजान दिल की धड़कन के ख्याल से मुझे एक अजीब सी राहत महसूस होती थी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? मैंने पूछा, क्योंकि किसी को तो जोर से कहना ही था। कल तुम्हारे पास एक विकल्प है, उसने कहा। अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए एक गाड़ी ढूंढ देंगे। अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैद से भी बदतर हालात हैं। उसके बयान में कोई द्वेष नहीं था, बस एक ठंडी ईमानदारी थी जिसने मुझे किसी भी धमकी से ज्यादा डरा दिया। उसने एक ही सांस में मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए थे और मुझे एक कम खौफ दिया था, रुकने का विकल्प या दरवाजे के उस पार का अनजाना। मैंने उसे कमरे में इधर उधर घूमते देखा, हमेशा सावधान, लगभग औपचारिकता से। अब जो आदमी मैं देख रही थी उसे उस राक्षस से तुम्हारी यहाँ मौजूदगी चीजें बदल देती है, उसने कहा। अच्छे और बुरे, दोनों के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे जवाब पहले से ही पता था। इसका मतलब है कि मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, उसने जवाब दिया। इसका मतलब है कि जो भी कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। इसका मतलब यह भी है कि तुम जान लोगी कि मेरी जान की कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत तुम्हारी सुरक्षा, शायद तुम्हारी शांति चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत मुझे सब कुछ चुकानी पड़ेगी। उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली, फिर अविचल क्रिस्टल जैसी। एक सांस के लिए शहर और उसके सारे नियम गायब हो गए। वह अब कोई अफवाह या हथियार नहीं था, वह एक इंसान था जो मेरे जैसे ही कच्चे फैसले के कगार पर खड़ा था। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता, मैंने फुसफुसाया। तुम बोझ नहीं हो, उसने कहा। तुम ही एकमात्र चीज हो जिसे मैं बेचना नहीं चाहता। ये स्वीकारोक्ति जलती हुई माचिस की तरह हवा में लटकी हुई थी। मुझे लौ से डरना चाहिए था, इसके बजाय एक अजीब खतरनाक गर्मी मेरे अंदर रेंग रही थी। बाहर शहर बेखबर मंथन कर रहा था, अंदर एक राक्षस ने एक रेखा खींच दी थी। मैं उसे पार कर गया था, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पेंट हाउस दिन के उजाले में ज्यादा शांत था, मानो शहर ने सांस ली हो और शोर करना भूल गया हो। बारिश ने आसमान को धो डाला था और कांच की खिड़कियों पर पीली नदियां छोड़ दी थीं, जो शहर को कुछ नरम, कम सटीक बना रही थीं। इस ऊंचाई से सड़कें आदर्श शहर लग सकती थीं, एक ऐसा यकीन जिससे मुझे कभी सुकून मिलता था, इससे पहले कि शोर ने खतरा पैदा करना सीखा। जब मैं उठा तो मेरी बगल में बंधी पट्टी की जगह एक नई पट्टी लगी हुई थी, उसी तरह जैसे एलेसियो ने पिछली रात बांधी थी। सूरज की रोशनी जमीन पर एक सख्त सफेद पट्टी में फैल रही थी। वह किचन काउंटर पर मेरी तरफ पीठ करके कॉफी बना रहा था, जैसे कोई आम आदमी कोई साधारण रस्म निभा रहा हो। इस नज़ारे ने मुझे सुकून पहुंचाना चाहिए था, इसके बजाय इसने उस जगह को और भी अवास्तविक बना दिया। यह आदमी जो राक्षस और इंसान के बीच मंडरा रहा था, ऐसे हिल रहा था जैसे कोई सामान्य होने की कोशिश कर रहा हो। तुम जाग रही हो? उसने बिना मुड़े कहा। मुझे भूख लगी थी, मैंने झूठ बोला। मेरा गला अभी भी कच्चा महसूस हो रहा था, हालांकि मेरा शरीर अब तत्काल खतरे से नहीं घबरा रहा था। उसने 2 मग रख दिए। भाप उठ रही थी जिसमें कॉफी की कड़वी गंध थी और कुछ और भी था जिसका नाम मैं नहीं बता सकती थी। चमड़ा, पुरानी किताबें, खून के साथ जीने वाले किसी व्यक्ति की हल्की धातु जैसी गंध। उसने मुझे एक मग दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। स्पर्श छोटा, साधारण था और मेरे पूरे शरीर ने उसे किसी अनमोल चीज की तरह सूचीबद्ध किया। तो तुम हो, उसने कहा। इस टिप्पणी में एक कोमलता थी जिसने मुझे एक ही समय में विरोध करने और हंसने के लिए प्रेरित किया।
मैंने एक घूंट लिया। कॉफी तेज थी, गर्मी ने मुझे और जगा दिया। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि अगर मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ दूं तो मैं क्या करूंगा। मैं 3 लाशों और एक ऐसे आदमी की याद के साथ शहर कैसे घूमूंगा जो खुद को राक्षस कहता था, मेरे साथ एक ही कमरे में बैठा हुआ। मेरा मुंह कस गया। मैं जाना चाहता हूँ, मैंने कहा, ये देखते हुए कि उसके कंधे कैसे शब्दों पर तनावग्रस्त हो गए। उसने अपना मग नीचे रख दिया। हरकत सोच समझकर की जा रही थी, मानो हर हरकत को नाप तौल कर किया जा रहा हो ताकि उसके अंदर की कोई नाजुक चीज न टूट जाए। आज रात, उसने कहा, या कल, तुम तय करोगी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। मैंने मग एक तरफ रख दिया और किताबों की अलमारी की तरफ कदम बढ़ाते हुए खड़ी हो गई, क्योंकि जवाबों का इंतजार करते हुए बैठे रहने से ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। अलमारियों में वो चीजें सजी थीं जिन्हें आप समय की पाबंदी में इकट्ठा करते हैं। पुरानी कानून की किताबें, मुड़े हुए पन्ने वाले पेपर बैग और फ्रेम में लगी कुछ तस्वीरें। मेरी उंगलियां एक कोने में रखे एक छोटे से चित्र पर रुक गईं। शीशा धुंधला था लेकिन तस्वीर साफ थी। 6 साल का एक लड़का, छोटे छोटे बाल, ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे दुनिया ने उसे थामे रखने के लिए कुछ दिया हो। तस्वीर एक ऐसे फ्रेम में लगी थी जिस पर मैंने बाद में गौर किया 100 छोटे छोटे खरोंच थे, जैसे किसी ने बार बार अपने अंगूठे से उसे छेड़ा हो। वो कौन है? मैंने बिना सोचे समझे पूछा। सवाल अपने आप निकल गया। एलिसियो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तस्वीर ने पल भर के लिए उसके चेहरे को नरम कर दिया। मेरा भाई, उसने सादगी से कहा। तुम्हारा एक भाई है। ये शब्द बेतुके लग रहे थे। वह एक मिथक था, एक नाम वाला हथियार, लेकिन इस साधारण सी बात ने उसे ज्यादा इंसान और विडंबना यह कि ज्यादा खतरनाक बना दिया। वह मर चुका है, एलिसियो ने कहा। उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया। उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। उस सन्नाटे में दोह किसी दूसरे इंसान की तरह बैठा था। मैंने फ्रेम के किनारे को छुआ। मेरी उंगलियों के नीचे कांच ठंडा था। मुझे माफ करना, उसने एक बार कंधे उचकाए। हम सभी के टुकड़े खो जाते हैं। अलमारियों पर क्योंकि मुझे उनके साथ बेहतर याद है। उसने उन चीजों को ऐसे देखा जैसे वे औजार हों या यादों के आधार हों। वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं पहले कैसा था, या अगर दुनिया थोड़ी दयालु होती तो मैं कैसा होता। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसके जबड़े की एक मांसपेशी उछल गई। एक पल के लिए वह आदमी वर्तमान और जो कुछ भी पहले हुआ था उसके बीच लटका हुआ था। माहौल बदला और मैंने अचानक तेजी से पहचान लिया कि उसके कुछ हिस्से ऐसे थे जो सिंडिकेट के अपराधों के बही खाते में नहीं थे। एक टूटन थी जो उसकी हिंसा करने की क्षमता से पहले की थी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और लुका अंदर आया। वह पूरी तरह से व्यवस्थित था। छोटे बाल, स्थिर भाव, एक ऐसा आदमी जिसे एलेसियो के तूफान का शांत दर्पण बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसने बिना गर्मजोशी के मेरी ओर सिर हिलाया और मेज पर एक ट्रे रख दी। फाइलें, एक फोन, छपे हुए अखबारों की कतरनों का एक छोटा ढेर। रिपोर्टें, उसने कहा। उसकी आवाज में किसी ऐसे व्यक्ति की सहज निश्चितता थी जो परिणामों को जानता हो। फिर उसने एलिसियो की तरफ देखा। पेशेवर दूरी के नीचे चिंता छिपी हुई थी। दक्षिणी छोर पर हलचल है। डॉन तुमसे बाद में मिलना चाहता है। नाम सुनते ही एलिसियो का चेहरा सख्त हो गया। हमारी बातचीत में डॉन शब्द एक विराम चिन्ह था। हर जरूरी बात उसके बाद आती थी। मैं जाऊंगा, उसने कहा। फिर एक बेतुका सवाल, क्या वो है सुरक्षित? लुका ने बात पूरी की। उसने मेरी तरफ देखा। अंदर ही रहो। मैंने लुका के जबड़े की सिकुड़न देखी। उसकी नजरें बार बार एलेसियो पर टिकी थीं, मेरी तरफ नहीं। मैंने इसे अविश्वास और कुछ हद तक दया जैसा समझा। उसने एक क्लिपिंग मेरी तरफ सरका दी। मैंने उस पर नजर डाली, किसी जरूरी बात की उम्मीद न करते हुए। एक गोदाम में आग लगने की खबर, एक पुलिस ब्लॉटर, और फिर मेरी नजर एक ऐसी हेडलाइन पर पड़ी जिसने मेरे मुंह में कॉफी ठंडी कर दी। माया कौर, स्थानीय रिपोर्टर पर कॉर्पोरेट पेपर लीक करने का आरोप, मेरा नाम, छपी हुई।
उसके बगल में एक तस्वीर लगी थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम से काट छांट कर लेख में मुझ पर एक लीक में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिससे एक निगम को लाखों का नुकसान हुआ था और एक प्रतिद्वंद्वी सिंडिकेट के साथ मिलीभगत का संकेत दिया गया था। शब्द सटीक और जहरीले थे। मैंने नहीं किया। भारी हवा में मेरी आवाज धीमी लग रही थी। मैंने कभी नहीं किया। तुम्हें निशाना बनाया गया था, एलिसियो ने धीमी आवाज में कहा। उसने क्लिपिंग ली और उसे ऐसे देखा जैसे स्याही एक नजर से जल जाए। कोई तुम्हें किसी बड़ी चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्यों? घबराहट मेरे शब्दों में उलझ गई। मुझे नहीं लगता। मैं रुक गया, क्योंकि बारिश में उन 3 आदमियों की याद मेरे पेट में मुट्ठी की तरह कस गई। मैं जमीन जब्ती और भ्रष्ट ठेकेदारों के बारे में एक लेख पर काम कर रहा था। हो सकता है इसका कोई संबंध हो, लेकिन मैंने कुछ भी लीक नहीं किया। एलेसियो कुर्सी पर भारी होकर बैठ गया। उंगलियां उसके होठों पर टिकी हुई थीं। एक पल के लिए नियंत्रण का दिखावा फिसल गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो खुजली से बच रहे हों। कंपन उसकी बाहों से होते हुए सीने तक पहुंच गया। बेचैनी से मेरी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। नीचे सड़क पर एक कार का बैकफायर हुआ, जोरदार और तुरंत। ये एक हल्की सी आवाज थी, शहर की आवाज, लेकिन एलेसियो ऐसे सिहर उठा जैसे किसी ने वार किया हो। क्लिपिंग पर उसकी पकड़ तब तक मजबूत होती गई जब तक कि कागज सिकुड़ नहीं गया। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। कमरे में किसी चीज ने उसके द्वारा बनाए गए शांति के सावधानी पूर्वक ढांचे को हिला दिया, जो टूटने लगा। एलेसियो? लुका की आवाज धीमी हो गई। वह आगे बढ़ा, ढाल की तरह सुरक्षा करते हुए। मेरा दिल धड़क उठा। जिस आदमी ने कुछ पल पहले मेरे लिए 3 आदमियों को मार डाला था, अचानक उसके सिर के अंदर एक अदृश्य भार ने जकड़ लिया था। मैंने पहले इसके सिर्फ किनारे ही देखे थे। जिस तरह उसकी उंगलियां कच्ची थीं, वे रातें जब वह बिना सोए घूरता था। अब यह लहरों की तरह आया, दृश्यमान और भयावह, और मेरे अलावा इससे बात करने वाला कोई और नहीं था। वह खड़ा हो गया, लगभग मेज को गिराते हुए। उसका चेहरा दूर चला गया था, ठीक वैसे ही जैसे यादों के पुराने गलियारों में खो जाने पर होता था। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो कोई शब्द नहीं थी, बल्कि किसी डरे हुए जानवर जैसी थी। मुझसे बात करो, मैंने खुद को कहते सुना। सदमे ने मेरी करुणा को जगा दिया। शब्दांश बेढंगे, तात्कालिक और बेवकूफाना थे, लेकिन उनकी आवाज ने उसके अंदर कुछ वापस खींच लिया। उसने पलकें झपकाईं, मानो सतह पर आ रहा हो। उसकी आंखों का ज्वार बस इतना ही कम हुआ कि मैं उस खतरे के नीचे छिपे व्यक्ति को देख सका। भ्रमित, कच्चा, शर्मिंदा। उसने शब्दों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैं उसके करीब गया। मेरे हाथ उसके अग्रभाग पर छोटे थे। मेरे साथ सांस लो, मैंने फुसफुसाया, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि उस राक्षस के फेफड़े हैं और उन्हें किसी भी अन्य भयभीत जानवर की तरह निर्देशित किया जा सकता है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने किसी गुफा में मोमबत्ती जला दी हो। उसकी आंखों में पहचान दर्दनाक थी। उसने जीवन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने थकी हुई आवाज में कहा। तुम्हें मुझे ऐसे नहीं छूना चाहिए। क्यों? मेरी आवाज अब स्थिर थी, क्योंकि सांस लेने की क्रिया ने हमारी छोटी सी कक्षा को स्थिर कर दिया था। क्योंकि तुम खतरनाक हो, क्योंकि जब मैं रुकूंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसने कहा। तुम्हें यह समझना होगा। मैं बस इतना समझती हूं कि तुम इंसान हो, मैंने कहा, और यह कि तुम डरे हुए हो। उसने मुझे बहुत देर तक देखा, मानो मेरी कही बातों को सूचीबद्ध कर रहा हो और तय कर रहा हो कि यह सच है या चापलूसी। फिर उसने हल्का सा, लगभग अगोचर सा सिर हिलाया। बाहर शहर अपनी उदासीन लय में चल रहा था। अंदर एक राक्षस और वह औरत जिसे उसने बचाया था, चोरी हुए अवशेषों और अखबारी कागज के बीच बैठे थे, एक साथ सांस ले रहे थे, एक दूसरे के जीवित रहने का अजीबोगरीब गणित सीख रहे थे। मेज पर रखा अखबार आरोपों की फुसफुसाहट कर रहा था। शेल्फ पर रखी तस्वीर यादों की फुसफुसाहट कर रही थी। उन फुसफुसाहटों के बीच कुछ नाजुक और खतरनाक शुरू हो रहा था।
और हम दोनों में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह क्या रूप लेगा। सिंडिकेट के मीटिंग रूम में पुराने पैसे और नए खतरे की गंध आ रही थी। चमड़े की कुर्सियां सूखे खून के रंग की एक लंबी मेज के चारों ओर रखी थीं। दीवारों से अतीत के डॉनों की तस्वीरें ऐसे देख रही थीं मानो वर्तमान का आकलन कर रही हों। सिलवाए हुए सूट पहने पुरुष उस अभ्यासी सहजता से चल रहे थे जैसे लोग हर सांस को मुद्रा में मापते हों। जब एलेसियो अंदर आया तो कमरा शांत हो गया, शिष्टाचार से नहीं बल्कि इसलिए कि उसके सामने की शांति के दांत थे। वह उसी नपीतुली चाल से चल रहा था जैसे वह सड़क पर चलता था। गति की किफायती, एक ऐसा शरीर जो किसी भी क्षण टूट सकता था। उसके कंधे पर बैठा उसका लेफ्टिनेंट लुका एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो एक हिंसक तूफान को संकीर्ण व्यावसायिक सीमाओं के भीतर रखने की पूरी कोशिश कर रहा हो। डॉन विटोरियो हड्डियों और रेशम के मुकुट की तरह सिरहाने बैठा था। उसकी नजर एलेसियो पर पड़ी और रुक गई, न तो पूरी तरह गर्मजोशी से, न ही पूरी तरह माफी से। यह मीटिंग विस्तार के बारे में है, डॉन विटोरियो ने कहा। उसकी आवाज चिकनी और इतनी धीमी थी कि लोग आगे झुक गए। दक्षिणी गोदी, निर्माण अधिकारों का पैसा जो हमारा होना चाहिए, दिया नहीं जाना चाहिए। एलेसियो सुन रहा था। वह हमेशा सुनता था। उसकी उंगलियां मेज पर मेट्रोनोम की तरह थपथपा रही थीं। मैं उससे थोड़ा पीछे बैठा था। एक साए के भीतर एक साया, एक ऐसी उपस्थिति जिसकी कमरे ने उम्मीद नहीं की थी। फुसफुसाहटें मेरे चारों ओर चाकुओं की तरह घूम रही थीं। लोग यादों, अफवाहों और अखबार में अभी भी सूख रही सुर्खियों से मेरा चेहरा जांच रहे थे। मैं पतंगों से भरे कमरे में एक मोमबत्ती की तरह महसूस कर रहा था। दक्षिणी छोर से एक आदमी, टूटे हुए कांच जैसी आंखों वाला एक प्रतिद्वंद्वी लेफ्टिनेंट, उस व्यक्ति की सहज द्वेषता के साथ बोला जो सोचता था कि वह बिना किसी नतीजे के दबाव बना सकता है। हम सब जानते हैं कि एलेसियो का ध्यान क्यों भटका हुआ है। उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि वहां मौजूद सभी लोग समझ गए। वह अब मारेनो के घरों में आवारा कुत्ते ले आता है। वह काम भूल जाता है। हंसी की एक लहर, कुछ मुस्कुराहटें। उकसावा छोटा और सटीक था, एक परीक्षा। एलेसियो का जबड़ा कस गया। मेज के चारों ओर बैठे लोग उसकी मांसपेशियों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई घंटी बजने वाली हो। डॉन विटोरियो की मुस्कान फीकी पड़ गई, खुशी और हिसाब किताब में घुली हुई थी। उसने एक औरत को बचाया, एलेसियो ने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा। उस पर हमला हुआ था। बचाया? उस आदमी ने मजाक उड़ाया। या उसने पाला बदल लिया? वो नरम पड़ गया है डॉन। राक्षस थक जाते हैं, राक्षस भी खरीदे जा सकते हैं। एक ठहराव आया, ये देखने के लिए इंतजार कि क्या डॉन फंसेगा। वह नहीं उठा। उसने अपना सिर ऐसे झुकाया जैसे कोई तमाशा देखने वाला हो। एलेसियो, उसने कहा, हम यहाँ भावुक नहीं हैं। अगर तुम्हारी सहानुभूति की कीमत परिवार को चुकानी पड़ी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गुस्से की एक छोटी सी आग एलेसियो के चेहरे पर रेंग गई। उसका हाथ मेज के नीचे मुड़ गया जहां कोई देख नहीं सकता था। मैं महसूस कर सकता था कि कमरा उसके चारों ओर सिमट रहा है, एक ऐसा दबाव जिसने उसकी सांसें उथली कर दी थीं। मैंने उसे छोटी छोटी बातों पर भी सिहरते देखा था, लेकिन यह सार्वजनिक और नुकीला था और उसके खुले हिस्से को चीरता हुआ था। तुम अपनी हत्याओं से मेरा बचाव करते हो, उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। तुम मुझे हथियार कहते हो, मैं हथियार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जो लोग उन लोगों पर हमला करते हैं जिन्हें मैं ढाल मानता हूं, वे मर जाते हैं। यही हिसाब किताब है। प्रतिद्वंद्वी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। तो अब तुम खुलेआम अपने गुनाह कबूल कर रहे हो। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये कमजोरी है। ये आखिरी शब्द किसी तमाचे की तरह पड़े। एलेसियो की नजरें मेरी ओर मुड़ी और एक पल के लिए उस राक्षस के पीछे वाला आदमी बस एक ऐसा आदमी था जो दिखने की गुहार लगा रहा था। वह आगे झुका मानो कोई कुंडलित चीज छूट गई हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, एलेसियो हिल गया। उसमें एक अचानकपन था। एक हंसी के चारों ओर खून के बुलबुले फूट रहे थे जो कटे हुए तार की तरह रुक गए। एक हाथ चाकू की ओर बढ़ा।
दूसरा पिस्तौल की ओर। लुका एलेसियो को पीछे खींचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलेसियो की पकड़ और भी मजबूत होती गई। एक असंभव क्षण के लिए दृश्य थम सा गया। फिर एक ऐसी हरकत के साथ जो पूरी तरह से मांसपेशियों और आरोपों से भरी थी, एलेसियो ने उस आदमी का चेहरा मेज पर पटक दिया। हड्डी लकड़ी से टकराई और एक अजीब सी आवाज आई। प्रतिद्वंद्वी निढाल हो गया। खिंचे हुए तार की तरह सन्नाटा छा गया। डॉन विटोरियो का मुंह मुस्कुराहट और गाली के बीच का था। बस, उसने गिलोटिन की तरह धीरे से कहा। एलेसियो ने मानो चुभन महसूस की हो, हाथ छोड़ दिए। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे हट गया, मानो दलदल में से गुजर रहा हो। वह उस आदमी का इस तरह अंत नहीं करना चाहता था। इस तरीके में सिर्फ सोच विचार नहीं, बल्कि पछतावा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मानो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश में उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। तुम माफी मांगोगे, डॉन विटोरियो ने कमरे से कहा। आदेश शांत और स्पष्ट था। और एलेसियो बाद में जवाब देगा, हम निजी प्रतिशोध में फंसते हुए नहीं दिख सकते।